हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे बाय डे क्लासेस। चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 का हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और उसको अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज जो टॉपिक है जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे बड़े स्टेट छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, नई जातियां आई, जातियां नई क्या जाति मतलब जातियां कैसे बनी और कैसे राजपूत आए, ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी थी। तो अब इसमें हम नए और पुराने धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब इसमें हम जानेंगे कि नया धर्म और पुराना धर्म, धर्म तो धर्म होता है, तो इसमें कौन सा नया धर्म था और कौन सा पुराना धर्म था और ये कहाँ पे धर्म चेंज हुए। इतना तो हमें कंफर्म है कि हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो सब कॉन्टिनेंट में कौन से नए रिलीजन्स आए थे उनके बारे में हम इसमें जानेंगे। 1000 years of history that we exploring witness major development in religious tradition। अब जो ये 1000 ईयर की जो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इसमें इतने हजार साल में बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। तो उसमें जो रिलीजन में भी, रिलीजियस में भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, तो उनके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। पीपल बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम डीपली पर्सनली बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। अब देखो, जब हम भगवान में भरोसा करते हैं तो ये जो हमारा भरोसा होता है ये पर्सनली भी होता है और साथ में कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब ये हमारे आसपास के लोगों से भी जुड़ा होता है। एक जो बच्चा जन्म लेता है उसका कोई धर्म नहीं होता, वो अपने आसपास जिस धर्म में पलता बढ़ता है, जिस भगवान की पूजा करते हुए, जैसे पूजा करते हुए वो देखता है वैसे ही वो भी फॉलो करता है। अब अगर हम कहीं पे घंटी बजा के शंख फूंक के पूजा करते हुए एक बच्चे को पालेंगे तो उसके पूजा करने का तरीका वैसा ही होगा। और अगर मैं दूसरी तरफ एक बच्चे को मेडिटेशन योगा करके भगवान की बारे में बताऊं तो उसके भी पूजा करने का तरीका मेडिटेशन या मंत्र जाप ही होगा। तो ये जो चीज है, ये अगर मैं बोलूं कि भक्ति जो सिर्फ मेरी पर्सनल है, वो पर्सनल नहीं है, वो कलेक्टिव है, वो मेरे आसपास के लोगों पे भी डिपेंड करती है। तो जो ये collective belief in a supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organization of local community। जैसे मैंने बताया, जो ये हमारा जो एक सुपरनेचुरल पावर से जो हमारा कनेक्शन है जिसे हम रिलीजन कहते हैं, ये हमारे कल्चर या हमारी सोसाइटी या कम्युनिटी पे डिपेंड करता है, हमारी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि हम कैसे भगवान की पूजा करने वाले हैं, किस भगवान की पूजा करने वाले हैं, सर हमारी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम जन्म के साथ कुछ सीख के नहीं आते, हम यहाँ अपनी सोसाइटी में सीख के हैं, तो वही हमारी कम्युनिटी जो हमें सिखाएगी हम वो सीखेंगे। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड सो टू डिड देयर ब्रीथ। अब इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो इन्होंने बहुत सारी अलग अलग ग्रुप्स के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। It was during this period that important change occur in what we call Hinduism today। जो 700 से 1750 का टाइम था, इस बीच में हिंदुज्म जिसे आज हम हिंदू के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत सारे चेंज आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आए थे। These include the worship of new deities, the construction of temple by royalty and the growing importance of Brahman, the priest, as a dominant group in society। तो ये जो चेंजेस थे, क्या ये चेंज थे कि हमारे जो भगवान थे, नए भगवान आए हमारे। अब नए भगवान आए नहीं थे कहीं से, हमने नए भगवानों की पूजा करना शुरू किया, हमने मंदिर बनाए। हाँ, और उस टाइम पे जो मंदिर थे वो लोकल पर्सन नहीं बनाते थे, जो वो रॉयल पर्सन होते थे ना, जो राजा महाराजा होते थे, वो उनको बनाते थे। तो वो जो राजा महाराजा थे उनका मंदिर बनाने के पीछे भी ना एक रीजन होता था। पहला रीजन, वो अपने धर्म के बारे में सबको दिखाना चाहते हैं। जितना बड़ा मंदिर होगा उतने ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, आएंगे, देखेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे, और क्या पता उन्हें वो धर्म पसंद आए तो वो उसको फॉलो भी करेंगे। और दूसरा, उस मंदिर के वेल्थ की वजह से उनकी पावर भी शो होगी कि अगर एक राजा इतना बड़ा मंदिर बनवा सकता है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद जो है ब्राह्मण्स, आज के जो हमारे एक बहुत ज्यादा आज से और पहले टाइम से जो हमारे ब्राह्मण थे, वो इसी टाइम में उन्होंने अपना डोमिनेंट ग्रुप बने थे सोसाइटी के, कि ब्राह्मण्स कितने इंपॉर्टेंट है, कितने डोमिनेंट है, ये सारी चीजें इसी टाइम के बीच में हुई थी, 700 से लेके 1750 के बीच में।
अब ब्राह्मणों को इतना डोमिनेंट बने कैसे, इतने डोमिनेंट कैसे बनाया गया, इतना इंपॉर्टेंस कैसे दिया गया? जो ब्राह्मण थे उन्हें संस्कृत की नॉलेज बहुत अच्छी होती थी, और हमारे जितने वेद हैं, जितनी भी रिलीजियस बुक है, ये सारी संस्कृत में लिखी होती थी। तो वो पढ़ के दूसरे लोगों को ट्रांसलेट करते थे, समझाते थे, और अगर हमें कोई चीज कोई समझाएगा तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने टीचर्स की जैसे करते हैं। तो उसी तरीके से ब्राह्मण ऐसा करते थे और उनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ती गई, और फिर उसके बाद बढ़ती गई। their dominant position was consolidated by the support of their patrons। अब ये जो उनकी डोमिनेंस जो थी, वो जो डोमिनेंस उनका बढ़ रहा था, इसको सपोर्ट करने वाले भी कुछ लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ, ब्राह्मणों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग थे पेट्रॉन्स। तो ये पेट्रॉन्स क्या होता है? पेट्रॉन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो, या तो ग्रुप ऑफ पीपल बोल लो या तो एक इंडिविजुअल बोल लो, जो वेल्दी हो, अमीर होगा तो वो लोगों को सपोर्ट करेगा। तो वो जो अमीर आदमी होता था, या फिर हम स्पॉन्सर कह सकते हैं उसे, अमीर लोग जो स्पॉन्सर करते हैं ना, तो वैसे ही काफी लोगों ने ब्राह्मणों को स्पॉन्सर किया, पैट्रॉन बन गया उनके, और उससे उनकी जो डोमिनेंस थी वो और बढ़ती गई। अब ये पैट्रॉन्स होते कौन थे, उनके स्पॉन्सर थे कौन कौन? न्यू रूलर्स, ठीक है, ये उनके स्पॉन्सर बनने लग गए, और इन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। मतलब वो चाहते थे कि ब्राह्मण उनको सिखाए। अब जब ब्राह्मण राजा को सिखाएगा तो लोग उसकी इज्जत कैसे नहीं करेंगे? जो उनके पूरे राज को संभाल रहा है उसको सिखाने वाला ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण की तो वैसे ही वैल्यू बढ़ गई। तो इस टाइप से ब्राह्मणों की वैल्यू बढ़ने लग गई, और ब्राह्मण जो है एक मेजर ग्रुप बन गए हमारी सोसाइटी के। One of the major development of this period was the emergence of the idea of भक्ति। इस टाइम के बीच में, इस 1000 years के बीच में एक जो चेंज आया बहुत इंपॉर्टेंट, वो आया भक्ति का, of a loving personal deities that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals। अब ये जो भक्ति थी, ये भक्ति ब्राह्मणों का एक साइड से बहुत ज्यादा डोमिनेंस बढ़ रहा था, और दूसरी साइड एक नया चेंज आया भक्ति का। ये भक्ति का चेंज ऐसे आया कि उन लोगों ने माना कि हम किसी को, हम जो हमारे भगवान है, हमारे कोई एक पर्सनल भगवान होगा। जैसे कि मान लो मैं किसी एक भगवान की ही पूजा करूंगी, मैं सारे डिटीज की पूजा नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक भगवान की पूजा करूंगी, और उनकी पूजा मैं जो रिचुअल्स हैं, जो कल्चर कहता है, मैं उस हिसाब से नहीं करूंगी, मेरी जैसी मर्जी है मैं वैसे करूंगी, बिना किसी पंडित के मदद के। तो ये चीज थी भक्ति, और इस चीज में चेंजेस आए थे। ये एक नया चेंज आया था हमारी सोसाइटी में कि आप बिना पंडित के पूजा कैसे कर सकते हो, भगवान के बारे में जानोगे कैसे बिना ब्राह्मण के? वो आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ाएंगे संस्कृत वाले, तो आपको कैसे पता चलेगा? इन लोगों ने हमें बताया, जो भी भक्ति के जो रूलर्स थे, हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जो हमारे सूफी थे, जो हमारे संत लोग थे, इन्होंने बताया भगवान की पूजा करने के लिए आपको ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, आप दिल से करो, आप दिल से उनकी पूजा कर सकते हो, आपको किसी रिचुअल की जरूरत भी नहीं है इन सब चीजों के लिए। ये सब सिर्फ झूठे हैं इनके हिसाब से। मैं बाकी लोग जो थे वो ब्राह्मणों से भी मानते हैं, और आज भी हम मानते हैं। तो इन्होंने एक नया वे बताया कि हम भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं, हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, एक नया तरीका लोगों को सिखाया। तो ये भी बहुत ज्यादा उस टाइम में फेमस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है हमारे रिलीजियस में। तो इसे भी हम चैप्टर 8 में इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स हम जानेंगे, कैसे कैसे क्या चेंज हुआ। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजियन अपेयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। और ये वही टाइम है जब हमें एक न्यू रिलीजियन देखने को मिला। और वो जो नया रिलीजन था वो था मार्चेंट एंड माइग्रेट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन द 7th सेंचुरी। जो मार्चेंट्स आए थे या फिर जो ट्रेवलर्स आए थे, ये पहली बार 7th सेंचुरी में होली बुक कुरान को लेकर आए। कुरान माने न्यू रिलीजन। तो जब ये पहली बार कुरान को लाए तो ये इन्होंने कुरान जो थी वो मुस्लिमों की होली बुक होती है, इसको आके हमारे यहाँ पे बताया। अब देखो, अब मैं जैसे एक मार्चेंट आया है, वो आएगा, वो कुछ बातें करेगा, बातों ही बातों में लोग एक दूसरे के रिलीजन के बारे में भी जानने लग जाएंगे। वो बताएगा कि आप अल्लाह की पूजा ऐसे करते हो,
हम तो ऐसे करते हैं। आज अच्छा आप गीता पढ़ते हो, हम कुरान पढ़ते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो इनके गॉड है, इनके एक ही गॉड है। हमारी तरह इनके पास बहुत सारे देवी देवता नहीं थे, इनके पास सिर्फ एक गॉड थे, वो थे अल्लाह। और इन्होंने जो है उसमें दिखाया कि हु लव मर्सी एंड बॉनिटी एम्बेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। और उन्होंने बताया कि अल्लाह उन सब से प्यार करता है, उन सब की देखभाल करता है जो उनमें विश्वास रखते, विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, बिना सोशल बैकग्राउंड के रिगार्ड के। मतलब तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा अगर तुम अल्लाह में विश्वास करोगे। तो ये चीज जो विदाउट सोशल बैकग्राउंड था, ये एक लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारे उस टाइम पे सोशल जो थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे जातियों के ऊपर। तो अगर ये बिना बैकग्राउंड के ये चीजें होंगी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, कुछ लोग इसको अपना भी सकते हैं। तो उसी तरीके से एक नया रिलीजन हमारे इंडिया में आया जिसका नाम था मुस्लिम या फिर इस्लाम। मैनी रूलर्स वर पैट्रन ऑफ इस्लाम एंड उलमा, लर्नर, थियोलॉजियन एंड जूरिस्ट। जो बहुत सारे पैट्रन थे, मतलब बहुत सारे अमीर लोग जो थे, उन्होंने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम के बारे में पढ़ा, उनके बारे में नॉलेज जानी। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वर इंटरप्रेटेड इन द वेराइटी ऑफ वे बाय द फॉलोअर्स। और जैसे हम हिंदुओं की कहानी है भगवानों के बारे में कि भगवान ऐसे हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं, कई लोग वैसा मानते हैं, वैसे ही इस्लाम की भी कहानियां बहुत सारी चेंज होने लग गई, अलग अलग उनके फॉलोअर्स के मुंह से आगे चलते चलते एक मुंह से बात जब दूसरे मुंह तक जाती है तो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो वैसे ही इस्लाम की भी कहानियां हिंदुइज्म की तरह चेंज होने लग गई। There was the Shia Muslim who believed that the Prophet Muhammad's son-in-law Ali was legitimate leader of the Muslim community। अब इसमें भी जो ग्रुप्स बट गए, तो जो सिया वाले मुस्लिम थे वो विश्वास करते थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो दामाद हैं अली, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर होने चाहिए। एंड द सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर खलीफास ऑफ द कम्युनिटी। और जो दूसरी तरफ थे सुन्नी, ठीक है, उन्होंने माना कि जो ये पुराने टाइम में जो खलीफा थे, जो मुस्लिम के लीडर्स थे, वही कम्युनिटी के लीडर्स बनने चाहिए। एंड द सक्सीडिंग खलीफाज, वो खलीफाज में विश्वास करने लग गए और सिया वाले प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद में अली में विश्वास करने लग गए। There were important difference between the various school of law, हनीफी एंड शाफी मेनली इन इंडिया। अब ये देखो, यहाँ पे जो कुछ चेंजेस मुस्लिम में आए थे जो आपको याद रखने हैं, वो एक याद रखना है कि सिया मुस्लिम कौन थे और सुन्नी मुस्लिम कौन थे। तो सिया मुस्लिम तो मैंने बता दिया, प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ में अली में बिलीव करते थे, और जो सुन्नी मुस्लिम थे वो खलीफाज में बिलीव करते थे। इसी के साथ साथ इन्होंने डिफरेंट स्कूल बनाए लॉ के, जिसमें एक था हनीफ और दूसरा था शफी। तो एंड द थियोलॉजी एंड मैस्टिक ट्रेडिशन, और इसके बाद इसी स्कूलों के द्वारा इन्होंने अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने लग गए। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम इसमें कहते हैं कि टाइम के बारे में या हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में सोचना है। देखते हैं हम क्या सोच सकते हैं, कहां तक हमारी सोच जाती है। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो टाइम को सिर्फ एक पासिंग आवर की तरह नहीं देखते, जैसे कि हम आजकल के ज्यादातर लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पे स्वाइप करने में लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, उनके लिए जो आवर डे ये सारा नहीं बीत रहा, वो कैलेंडर क्लॉक पे नहीं कर, वो हर एक टाइम में चेंजेस जानते हैं कि हर एक टाइम एक चेंज लाता है। हम अपनी ही जिंदगी में देख लो, हम जब छोटे थे तब में और आज में कितनी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। पहले हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन नहीं होता था, अब सबके बच्चे स्मार्टफोन चला रहे हैं। पहले स्कूल जाके लोग पढ़ते थे, आज हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं इकोनॉमिकली, सोशली, और इन सब ट्रांसफॉर्मेशन के और आइडियाज के बारे में वो हिस्टोरियंस ब्रीफली सोचते हैं, हमारी तरह नहीं ऐसे घूमते रहते हैं। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवॉट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट पीरियड दैट
possess shared characteristic। अब इतनी बड़ी हिस्ट्री है, इतना ज्यादा टाइम पास हुआ है, तो उसको अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर दिया गया। जिस पीरियड तक उसके कैरेक्टरिस्टिक सेम रहते हैं उसे हम एक टाइम ऑफ पीरियड मानते हैं, जैसे कि एशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अभी जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो मिडीवियल हिस्ट्री है। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश के जो एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। मतलब जो पहली सबसे पुरानी हिस्ट्री है वो हिंदू की है, उसके बाद मुस्लिमों का रूल आया और लास्ट में ब्रिटिश का रूल आया। तो ये 3 हिस्सों में हमारी इंडिया की हिस्ट्री बटी हुई है। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर वाज ओनली इम्पोर्टेंट हिस्ट्रिकल चेंज। और ये जो आइडिया है डिवीजन का, ये बेस करता है कि उस टाइम पे जो रिलीजन रूलर्स कौन थे, मतलब कैसा इंसान उस टाइम में राज कर रहा था, उसी के हिसाब से उसकी हिस्ट्री की कैटेगराइज कर दी गई है। हिंदू राजा थे तो वो हिंदू हिस्ट्री हो गई, मुस्लिम राजा थे तो मुस्लिम हिस्ट्री हो गई, ब्रिटिश हमारे राजा बन गए, राजा नहीं बने, उन्होंने तो हमें गुलामी बनाया था, तो हाँ वो ब्रिटिश हिस्ट्री हो गई। इन द इकोनॉमिक, सोसाइटी और कल्चर, और उसके बाद फिर इसमें चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट के चेंजेस हैं, जैसे कि हमारे इकोनॉमिक में चेंजेस हुए, सोसाइटी में चेंज हुए, कल्चर में चेंज हुए। सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब इस डिवीजन की वजह से हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं कि हमारे इंडिया में एक्चुअल में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, कितने अलग राजा महाराजा आए, अलग अलग टाइम पे, एक ही टाइम पे अलग अलग कास्ट के राजाओं ने रूल किया है। मतलब आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा कि एक ही टाइम में मराठा भी थे, मुगल भी थे और ब्रिटिश भी थे। तीनों के तीनों शायद एक ही टाइम पे आ सकते थे, आए थे और आए होंगे ही। और अभी भी हमारे पास एक टाइम पे हम बहुत अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते भी हैं। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस पीरियडेशन टुडे। Most look to the economic and social factor to characteristic the major elements। बहुत सारे हिस्टोरियंस आज भी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के हिसाब से ही डिवाइड कर रहे हैं हिस्ट्री को, और बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक कल्चर फैक्टर्स को लेके चलते हैं। The histories you read last year include the wide range of early society। जो हिस्ट्री आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, माने 6th क्लास में पढ़ी थी, उसमें आपने जो भी चीजें पढ़ी थी वो थी जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, अर्ली फार्मिंग, पीपल लिविंग इन अ टाउन एंड विलेज, और अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स। मतलब ये सारी चीजें पुरानी हिस्ट्री थी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उससे पहले की हिस्ट्री थी कि लोगों ने क्या हंटिंग गैदरिंग करके खाना खाते थे, उसके बाद उन्होंने फार्मिंग कैसे सीखी, नए लोगों ने शहरों में कैसे रहना, घरों बनाना सीखा, शहर बने, गांव बने, नया एम्पायर आया, ये सब हमने पुरानी क्लास में पढ़ा था। इसके बाद द हिस्ट्रीज यू विल स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफ्टेन डिस्क्राइब। अब जो इस साल में जो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, मैंने कितनी बार बताया, वो मिडीवियल हिस्ट्री हम पढ़ने वाले। पहले हमने एशियंट पढ़ ली, अब हम मिडीवियल पढ़ने वाले। मिडीवियल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि जो ये पीजेंट्स थे, सोसाइटी थी पीजेंट्स की, मतलब फार्मर की सोसाइटी कैसे चेंज हुई, नए रिलीजन कैसे आए, एम्पायर स्टेट्स कैसे बने, इम्पेरल स्टेट्स कैसे बने, और बहुत सारे कॉस्ट और फॉरेस्ट के जो लोग थे उनको क्या इस डेवलपमेंट का देना पड़ा। मतलब जैसे हमने पढ़ा कि जंगल कटे तो जंगल के लोगों को भाई जंगल छोड़ना पड़ा, ऐसी सारी बहुत सारी डेवलपमेंट आई। हिंदू मुस्लिम आए, हिंदू और इस्लाम के बारे में चेंजेस आए, ये सारी चीजें पढ़ी। यूरोपियंस आएंगे, हम ये भी पढ़ेंगे इसी बुक में, मिडीवल हिस्ट्री में ही। तो इतनी नई नई चीजें हम आगे पढ़ने वाले, मतलब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। कैसे अंग्रेज आए, कैसे मुगल आए, कैसे उनका राज खत्म हुआ, एक बड़ा राजा अचानक से कैसे गायब हो सकता है। मतलब सोचो, मुगल ने इतना बड़ा राज बनाया और अचानक से ब्रिटिश का राज आ गया, कैसे उसका राज खत्म हुआ, कैसे उसकी पावर खत्म हुई, ये सारी चीजें हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो ये काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी चेंजेस होगी। हिंदू, जब सारे लोग हिंदू थे हमारे इंडिया में, तो मुस्लिम कैसे आए, सिख कैसे आए, क्रिश्चियंस कैसे आए, ये सब भी हम इस बुक में
आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम जानते जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री कैसे बनी ये सारा हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये इस पैराग्राफ में यही ब्रीफ है। और यूरोपियन ट्रेडर्स कैसे आए, यूरोपियन कंट्री हमारे यहाँ ट्रेड करने कैसे आई, हमारे यहाँ ट्रेड करने कैसे आ रही थी। मतलब इंडिया को आज अभी भी डेवलपिंग कंट्री के ही माना जाता है, लेकिन उस टाइम में इंडिया का क्या थी, कैसे थी, ये सारी चीजें हम इस आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप आगे वाले चैप्टर्स के लिए भी हमारे चैनल को देखते रहें, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं और हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों को जान पाए। और आज हमारा यह चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, इसलिए आप बाय बाय।